फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश पर। आज रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि हम इसमें आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और वो भी किस तरीके से टॉपिक वाइज। जैसे कि आपके घास के मैदान से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो कवर करेंगे। इसके बाद में देखिए आज आपके टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। उसके बाद उद्योग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी जोन का एग्जाम हुआ हो, उसके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। उद्योग के बाद आपके हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक आपके एग्जाम में। देखिए कृषि से संबंधित सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और फिर एक आपका लास्ट टॉपिक बचेगा जनजाति, उससे भी हम क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, जरूर आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके घास के मैदान से पूछा गया था कि एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाते हैं, ऐसा पूछा गया था। तो एक बात हमेशा याद रखनी कि जो एशिया और यूरोप में जो आपके संतुलित घास के स्थान होते हैं या स्थल हैं, ये क्या आपके कहलाते हैं, तो याद रखना ये आपके स्टेपीज कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? स्टेपीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है। तो सबसे प्रमुख फसल अगर आपसे पूछा जाए किस मैदान की, तो जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं इसकी जो सबसे प्रमुख फसल आपकी हो जाएगी वो आपकी अनाज होगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं। कहता है कि शीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए कितने, तो 40 अंश से 60 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है आपका कौन सा, शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार। फिर पूछा जाए कि इन क्षेत्रों में जो है शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है, जहां औसत अगर वार्षिक वर्षा अगर आपसे पूछी जाए कितनी होती है शीतोष्ण घास के मैदानों पर, तो वो आपकी होती है 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये जरूर आप लोग याद रखना। फिर कहता है इन घास के मैदानों में गेहूं, मक्का, सोयाबीन का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि शीतोष्ण घास के मैदानों में किस चीज़ का अधिक उत्पादन किया जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे गेहूं, मक्का, सोयाबीन। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी के बीच होती है, तो वो आपकी वो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग जरूर याद रखना शीतोष्ण घास से संबंधित। आगे देखते हैं आपके उद्योग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला आपका उद्योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो आपका विश्व की बात हो रही है तो सबसे बड़ा अगर चाय का उत्पादक तो वो आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि जो आपके प्रमुख चाय उत्पादक 4 प्रमुख देश हैं उनमें से फर्स्ट पर आपका चीन है। अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो वो आपका सेकंड हो जाएगा, थर्ड पर आपका केन्या है, और उसके बाद फोर्थ पर आपका श्रीलंका है, ठीक है। ये आपके विश्व में चाय के सबसे बड़े 4 उत्पादक देश हैं, ठीक है। यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, गलत है। आगे देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो दुग्ध यानी दूध के उत्पादन में जो आपका पूरे विश्व की बात हो रही है तो उसमें आपका भारत प्रथम स्थान पर है, और दूसरे नंबर की बात करेगा तो वहाँ पर आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप जवाब समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपका कहता है कि विश्व में जो है, कहता है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा हो जाएगा। तो जो आपका चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से भारत, क्यूबा, चीन, फ्रांस। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक आपका इनमें से भारत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका चीन हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। कहता है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम, भारत का दूसरा तथा चीन का तीसरा स्थान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपके ब्राज़ील ऑप्शन में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप लोग भारत को टिक लगाएंगे। अगर आपका ब्राज़ील दे रखा होता तब आप वहाँ पर ब्राज़ील को ही सही उत्तर मानते हैं। आगे देखते हैं। कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश आपका
कौन है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन होता है उस देश की बात हो रही है, तो ऐसा जो है वो आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन है, तो जो आपके चांदी का सर्वाधिक उत्पादक हो जाएगा वो आपके मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। ठीक है, और यह आपके उत्तरी अमेरिकी देश में स्थित है। आगे देखते हैं, कहता है सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना जो आपका सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस होता है वो आपके किस देश में पाया जाएगा, तो वो आपके रूस में पाया जाता है। जबकि चीन एवं ब्राज़ील का क्रमशः दूसरा, यानी चीन दूसरे नंबर पर है, ब्राज़ील आपके तीसरे नंबर पर है किसके उत्पादन में, एस्बेस्टस। आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए एक एक क्वेश्चन है। फिर कहता है कि विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ऊन के सर्वाधिक उत्पादन में बात की जाए तो ये आपका चीन हो जाएगा प्रथम स्थान पर। फिर कहता है कि सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, अभी हमने आपको बताया था, तो फिर से इसका जवाब रूस हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहता है कि कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी यानी प्रथम है, तो याद रखना आपके यूरेनियम के उत्पादन की बात हो रही, तो इसमें आपका कजाकिस्तान सबसे प्रथम हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार आपके कहाँ हैं, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों क्वेश्चनों के बीच आप अंतर जरूर याद रखना, डिफरेंस थोड़ा सा है। फिर कहता है कि विश्व में सबसे अधिक कहवा, ठीक है, कहवा उत्पादक देश आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना इसमें आपका ब्राज़ील हो जाएगा प्रथम स्थान पर। आपके ऑप्शन में भी ब्राज़ील है, तो यही आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यह विश्व का जो है आपके 25% कहवा का उत्पादन करता है, और दूसरे स्थान पर आपका वियतनाम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है किस देश में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है, तो जो आपका जस्ता होता है ये आपके किस देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना ये आपके चीन में पाया जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके उद्योग से संबंधित जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर कहता है कि विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है, तो गंधक का उत्पादन भी आपके चीन में ही होगा। ठीक है, फिर कहता है कि सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश, यानी सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा हो जाएगा इन चारों में से, तो वो भी आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जो आपके किम्बरले है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये आपकी हीरे की खान, यानी जो हीरे की खान होती है उनके लिए प्रसिद्ध है। आपका दक्षिण अफ्रीका में जो आपका एक किम्बरले स्थान है वो जो है आपकी हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे क्वेश्चन आपसे कहता है कि डेट्राइट किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो जो आपका डेट्राइट है तो ये आपके ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। आगे कहता है कि कोयला उत्पादन में रूर बेसिन, क्या नाम है, रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में है, तो ये आपके किस देश में हो जाएगा, तो ये आपके जर्मनी में हो जाएगा। तो रूर बेसिन आपका पूछा जाए कहाँ है, तो ये आपके जर्मनी में हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और पूछ सकता है कि जो आपका रूर बेसिन है ये आपका किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये आपके कोयला के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, 2008 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब कृषि से संबंधित जितने भी अभी तक आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी हम लोग। तो सबसे पहला आपका कृषि में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना जो आपके ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपका स्टेपी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ए वाला ही सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे, यानी विश्व की बात कर रहा है, भारत की नहीं बात कर रहा है। यही आप क्वेश्चन के बीच अंतर आपको जरूर याद रखना है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो थे वो आपके नॉर्मन बोरलॉग जी थे। ठीक है,
और भारत में अगर पूछा जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आगे देखते हैं मरुस्थल से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। कहता है कि सहारा मरुस्थल आपका कहाँ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो जो आपका सहारा मरुस्थल है ये आपके दक्षिणी अफ्रीका में नहीं, ये आपके उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो कालाहारी तो याद रखना ज़्यादातर लोग आपके दक्षिण अफ्रीका के लगभग लोग काले होते हैं, तो इससे रिलेटेड जब आप करेंगे तो कालाहारी मतलब दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। कौन से? कालाहारी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहती है कि चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएं, तो जहाँ पर चीज़ें रिलेट करके समझाना होगा वहाँ पर हम आपको रिलेट करके भी समझाएंगे। कहता है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो मरुद्वीप यानी अगर आप रेगिस्तान में बिना पानी के रहेंगे तो आप मर जाएंगे, तो याद रखना मरुद्वीप तो ये आपके रेगिस्तान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। कहता है रेगिस्तान के मध्य में जो हरे भरे क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें हम लोग मरुद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आटाकामा, तो आटाकामा मरुस्थल अगर पूछा जाए आपका किस दक्षिण अमेरिका के देश में है, तो आटाकामा जो मरुस्थल है तो ये आपके चिली में हो जाएगा। ठीक है, ये 2010 के पेपर में पूछा गया, जरूर याद रखना। जनजातियों से संबंधित अभी तक आपके आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी आपको सारी जनजातियों को अच्छे से याद जरूर कर लेना है। तो 2011 के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पिग्मी जनजाति से संबंधित पूछा गया था। कहता है कि पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है, तो जो आपकी पिग्मी जनजाति है ये आपके अफ्रीका से जुड़ी हुई है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं। कहता है कि पिग्मी जनजाति का निवास पूर्वी कांगो के घने जंगलों हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो आप लोग जवाब देंगे पूर्वी कांगो के घने जंगल में, जो आपके मध्य अफ्रीका में क्या है, ये आपके फैले हैं। इनका भोजन और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां जो हैं ये आपके जब जंगल में रहेंगे तो जंगलों पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने आपके इतने सारे टॉपिक कवर किए, मरुस्थल, उद्योग, कृषि। अब जब आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में तय है। तो जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो लगभग आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये क्लास जो आपके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्टर लेकर आए हैं तो आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो आपको रोज़ मिलती रहें प्रीवियस ईयर से संबंधित। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।